चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने अभी तक एक टॉपिक किया है और वो टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमें अब इसका सेकंड और लास्ट टॉपिक करना है और वो है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जो तुम्हें नाम यूज़ करना है वो आप नाम यूज़ कर सकते हो। तो हमने अभी ये सीखा कि जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो उसमें क्या था कि एक्सप्लेन करने के लिए इफेक्ट को हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि लाइट एज अ फोटोन आती है। एज अ फोटोन आने का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये स्टैब्लिश करता है कि लाइट का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, कि लाइट एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स में आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या स्टैब्लिश करता है। ठीक है, सिमिलरली एक और साइंटिस्ट, ठीक है, थे डी ब्रोगली। उन्होंने क्या स्टेट किया, डी ब्रोगली ने, उन्होंने बोला कि नेचर जो है वो हमेशा सिमेट्री फॉलो करता है। अब नेचर सिमेट्री फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है कि नेचर सिमेट्री फॉलो करने का मतलब है कि अगर वेव पार्टिकल नेचर शो करती है तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकता है। ठीक है, तो इसने उल्टा बोल दिया कि अगर वेव का पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है तो पार्टिकल का भी क्या होगा, वेव नेचर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम लिखें, ही स्टेटेड दैट every yeah a wave is associated with every moving particle called matter waves। उसका वेव को उसने नाम दिया मैटर वेव। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है उसकी, किसकी, पार्टिकल की, कॉरस्पॉन्डिंग वेव लेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉय या डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल अगर वो मोशन में है तो वो एक वेव उसके साथ चलती है और उस पार्टिकल की जो वेव है उसका नाम क्या दिया गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और मैटर वेव उसकी उस वेव का नाम है। ठीक है, ये मैटर वेव जो हमने अभी तक वैसे वेव्स पढ़ी हैं लाइक साउंड वेव, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अभी चैप्टर 8 में डिस्कस किया है, उन वेव से ये बहुत अलग है। ठीक है, ये एक डिफरेंट या थर्ड टाइप की आप वेव बोल लो। ठीक, इनका जो वो वाली वेव की प्रॉपर्टी थी उनसे कुछ खास रिलेशन नहीं है इस वाली वेव का। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी उसमें ये आता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, वो आती है h/p। लैम्डा इज गिवन बाय h/p। अब इस लैम्डा h/p में क्या है, वही जो हमने पहले डिस्कस की थी, ये वेवलेंथ जो है ये वेव प्रॉपर्टी है, जो p है मोमेंटम वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो एक तरफ वेव नेचर है, एक तरफ पार्टिकल नेचर है, और बीच में जो h है वो क्या है, उन दोनों के बीच में काम कर रहा है ब्रिज का, जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, p वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, और p क्या है यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो जिस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, p है। ये p आ गया, तो एक लैम्डा और एक p। तो ये है हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसी का हमें आज यूज करना है। और आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो सिर्फ इस सिंगल फॉर्मूले पे है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। जो भी आएगा सब कुछ इसी के आसपास ही है। तो मेन टॉपिक है आज का वो सिर्फ यही है कि लैम्डा h/p होता है। p मोमेंटम है, मोमेंटम को मैं अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकता हूँ। मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, अप्लाइड पोटेंशियल, तो अलग अलग फॉर्मूले में जाएंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू बदलेंगे तो बस 2-3 फॉर्मूले और आ जाएंगे, लेकिन जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो यही है, h/p। ठीक है, तो अभी जो h/p है जिसको मैं अभी मान लो शॉर्ट में h/mv भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ तक अ, आगे करते हैं। अब जो लैम्डा है h/p और h/mv, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से हम लिख सकते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी,
कि मान लो अगर v जीरो हो गया, v जीरो का मतलब क्या है, पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट पे। अगर v जीरो होगा तो यहां से लैम्डा कितना आएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड टाइप हो गया, ठीक है। और और अगर वेलोसिटी कितनी है, इन्फिनिटी, वेलोसिटी कितनी है, इन्फिनिटी, तो लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा कितना आएगा, जीरो। तो दोनों केस में लैम्डा जो है वो एक तरह से नॉट डिफाइन आ रहा है, मेजरेबल नहीं है, ना तो इन्फिनिटी और ना ही जीरो, ठीक है। तो लैम्डा एग्जिस्ट व्हेन velocity is finite, when velocity is finite। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हम लैम्डा सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब वो क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, किसकी, वेलोसिटी की। जब वो एक फाइनाइट वैल्यू से मूव करेगा उसी केस में हम वेवलेंथ को मतलब डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ये जो लैम्डा है, दिस लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये मैटर वेव का लैम्डा चार्ज के इंडिपेंडेंट है, जबकि उसमें ऐसा नहीं था ईएम वेव के अंदर, ठीक है। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है कौन सी, ये मैटर वेव है। और हम लिख सकते हैं दीज आर नॉट ईएम वेव, ये ईएम वेव नहीं है, अलग है ये, ठीक है। ये जो है सेकंड पार्ट, लैम्डा इंडिपेंडेंट है, वो ईएम वेव नहीं है। आपने एक वो सुना हुआ है प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुना है कभी, केमिस्ट्री में था, क्या था वैसे वो, कि दो टर्म थी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा वी बी में लिख देते हैं, कि दोनों में से किसी भी एक को मेजर कर सकते हैं। पोजीशन की कोशिश करोगे तो क्या डिस्टर्ब होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी कोशिश करोगे तो क्या होगा, पोजीशन डिस्टर्ब होगी, दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो मतलब वेव की जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, वेव की कॉमन प्रॉब्लम यह है कि वेव के अंदर हम पार्टिकल को ढूंढ नहीं सकते। पार्टिकल को ढूंढने का मतलब क्या, अगर एक वेव है तो उस वेव के अंदर पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन को ढूंढना मुश्किल है। जब भी एक वेव आती है तो वेव आने का मतलब ये होता है कि मुझे एक रीजन दिया जाता है कि उस रीजन के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस यहां से मान लो मैं सिर्फ एक पार्टिकल की बात करता हूं, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की पोजीशन निकालना वहां पे इजी है। लेकिन जब मैं पार्टिकल का वेव नेचर डिस्कस करता हूं, तो वेव की प्रॉब्लम ये है कि वेव के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन ढूंढना मुश्किल है, क्यों ऑलरेडी क्या है, वो मूविंग है। तो यहां पे ठीक है, तो वेव हम लिख सकते हैं कि वेव नेचर ठीक है, फेसेस अ प्रॉब्लम, किस चीज की, ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन, फाइंडिंग द एग्जैक्ट पोजीशन। वेव के अंदर हम कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हम सिर्फ एक रीजन दे सकते हैं कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो है ये अभी आगे भी आएगा चैप्टर नंबर मतलब एटम के अंदर, वहां पे हम इसको दोबारा से करेंगे, रिलेट करेंगे एक दो और फॉर्मूले से। अभी के लिए कि अगर पार्टिकल वेव नेचर फॉलो करता है, तो पार्टिकल अगर एज अ वेव मूव करेगा तो हमें उसकी पोजीशन और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। लेकिन जब मैं पार्टिकल को मानता हूं कि वो एज अ वेव जा रहा है, तो एज अ वेव जाते हुए पार्टिकल को ढूंढने की जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। मान लो ये एक वेवलेंथ है और ये बीच में यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, क्या यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल इसके बीच में होगा, इस रीजन के बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जैक्टली कहाँ होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे कि वेव नेचर है, तो वेव नेचर में पोजीशन ढूंढना मुश्किल है। तो जब मैं पोजीशन नहीं ढूंढ सकता तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, कोई बोले यहाँ पे कहाँ है पार्टिकल, तो मैं नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि पार्टिकल इतने रीजन के बीच में है, एग्जैक्ट कहाँ है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये एक तरह से वही सेम चीज है, कौन सी, अनसर्टेन प्रिंसिपल, कि हम हमेशा अनसर्टेन है किसके लिए, टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये अभी आगे आएगा एटम के अंदर, इसको हम रिलेट करेंगे एक दो और हाइपोथेसिस से।
फिर मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा कि इसको और इसको रिलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी दोबारा से आएगा ये, तब आएगा जब हम बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये दो अभी हमारे काम के हैं कि फाइनाइट वेलोसिटी होगी तो फाइन कर सकते हैं, और जो लैम्डा है मैटर वेव वाला, ये लैम्डा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ से क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करो, फिर देखते हैं हम आगे। आज की क्लास शायद छोटी होगी क्योंकि मुझे सिर्फ थ्योरी डिस्कस करनी है आज की क्लास में। न्यूमेरिकल जो है मेजरली वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, करें आगे। ओके, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो वेवलेंथ है, अब मान लो मैं बात करूं फोटोन की। ठीक है, फोटोन अब पार्टिकल भी है, और फोटोन एक लाइट से आ रहा, तो लाइट जो है वो एज अ वेव भी बिहेव कर रही है। तो फोटोन या लाइट के केस में दोनों चीजें, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन की हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बोलता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, शो डैट, बड़ा लेम सा आंसर है इसका, मतलब प्रूफ जो है, शो डैट वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ। मतलब फोटोन की जो रेडिएशन वाली वेवलेंथ है और जो फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो दोनों सेम होती है। 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए मेरे पास 2-3 फॉर्मूले हैं और मुझे बस रिलेट करना है। देखो, अगर मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए तो मुझे एक तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा h/p वाला। ठीक है, ये यूज करना पड़ेगा। और अगर मुझे फोटोन की वेवलेंथ की बात कर रहा है तो मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, hc/λ। ठीक है, लेकिन अगर मैं h/p यूज करता हूँ, p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम जो हमारे पास आता है, मोमेंटम के 2 फॉर्मूले हैं। मोमेंटम में एक फॉर्मूला होता है u/c, अगर आपने सुना हो। एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना होता है, एक पार्टिकल मोमेंटम आता है कितना, u/c, जहां पे u क्या होता है, उसकी एनर्जी। तो एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी यहाँ किसके बराबर है, hc/λ के बराबर है। तो hc/λ को मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो मैं वहां से कर सकता हूँ। तो मैं 2 तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो, फर्स्ट अप्रोच मैंने यूज किया, जो एनर्जी मोमेंटम जो होता है फोटोन का, ऐसा लिख लेते हैं हम, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, इज गिवन बाय u/c। ठीक है, और ये क्या है, p, मोमेंटम। ठीक है, तो अब p किसके बराबर आएगा, u, एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है, hc/λ, और p कितना आएगा, h, मतलब u/c, u है hc/λ और बाय c, c कट गया, कितना आंसर आ गया, h/λ, और लैम्डा कितना आ गया, h/p आ गया। लैम्डा कितना आ गया, h/p, ये डायरेक्ट यहां से निकल गया। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूं। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, hc/λ। लेकिन हमने एक पढ़ा हुआ है एनर्जी इक्विवेलेंस का, एनर्जी का फॉर्मूला mc² भी होता है। एनर्जी क्या होती है, mc²। मैंने दोनों को रिलेट कर दिया। ठीक है, ये लव जो प्रूफ है, ये बड़ा लेम प्रूफ है। आगे जाओगे, जब आगे पढ़ोगे तो ये सब मतलब इस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते हैं वैसे, बट ये बुक्स में दे देते हैं इस लेवल पे, ये ज़्यादा बेटर वे है करने का, बट दे रखा है ऐसे भी। बट आगे जाएंगे तो ये हम बोलेंगे कि सही तरीका नहीं है प्रूफ करने का वैसे। ठीक है, बट तुम्हारे लेवल पे दे रखा है। सी कैंसिल होगा, m कितना आएगा, h/c/λ। ठीक है, अब मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटोन की। तो फोटोन किससे मूव करता है, सी से मूव करता है। तो p किसके बराबर आएगा, p बराबर आएगा h/c/λ मल्टीप्लाई बाय c, c से c कैंसिल, तो
तो कितना आएगा, एच बाय लैम्डा पी आएगा। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, एच बाई पी आ गया। तो मैंने फोटोन से स्टार्ट किया और डी ब्रोगली पे पहुंच गया, तो दोनों सेम चीज दे रहे हैं। ठीक है, एक से स्टार्ट करके हम दूसरे पे आ गए, तो दोनों का मतलब जो है वो सेम है। तो जो वेवलेंथ मैंने यूज की थी किसके लिए, फोटोन के लिए, वही वेवलेंथ मेरे पास कहाँ पे आ गई, डी ब्रोगली वाली आ गई। तो दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया फोटोन की वेवलेंथ से और फोटोन के फॉर्मूले यूज किया और मैं वापस इसी रिलेशन पे आ गया, एच बाई पी, जो किसके बराबर होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के। तो यही जो लैम्डा है यही हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है और यही लैम्डा मेरे पास क्या है, फोटोन की वेवलेंथ है। तो आप ऐसे करो, आपकी चॉइस है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो और ये प्रूफ कर सकते हो कि फोटोन के लिए दोनों वेवलेंथ का जो मतलब है वो क्या है, सेम है। ठीक है, चाहे वो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है या वो फोटोन की रेडिएशन वाली वेवलेंथ है, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स में प्रूफ करना है कि दोनों जो वेवलेंथ है वो क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो जो मेन चीज थी वो ये थी। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें लैम्डा वाले फॉर्मूले को रिलेट करना है 3-4 अलग अलग फॉर्मूले से, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, ये पार्ट हम कुछ कुछ पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड वाले में। बस हमें सारे क्वेश्चन जो है सेम के सेम रिपीट करने हैं। कर दें आगे, लिख लिया, ठीक है। अब देखो आगे, एक है टॉपिक डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हमें इलेक्ट्रॉन से पहले तो हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। इसकी जगह मैं लिख देता हूं अभी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल की मैं कैसे निकालूंगा वेवलेंथ, तो तेरी, अभी मैं इसको इलेक्ट्रॉन की जगह ऑफ अ चार्ज, तो बहुत बड़ा लिखा जाएगा नहीं तो ऐसे, ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है और मुझे उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। किस किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो मेन जो है न्यूमेरिकल के लिए वो हमें यही चाहिए, तो ये स्लाइड है, यही है इंपॉर्टेंट स्लाइड, यही है जो पेपर के हैं। जितने भी क्वेश्चन सब यहीं से बनेंगे। ठीक है, आसान है। पहले थोड़ा सा रफ में यूज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें क्या क्या चाहिए, फिर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो, हमें ये पता है कि जो लैम्डा होता है वो एच बाई पी होता है। मुझे एक फॉर्मूला ये पता है, लैम्डा क्या होता है, एच बाई पी। मुझे ये भी पता है जो एच अपॉन पी है, मोमेंटम को मैं मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं। लेकिन मुझे ये भी पता है इसके साथ साथ, वी नो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी चार्ज पार्टिकल की या वैसी पार्टिकल की, वो होती है पी स्क्वायर बाय 2m। क्या ये याद है आपको, नहीं है, जहां पे पी मोमेंटम होता है। ये फॉर्मूला हमने कभी 11th क्लास में सीखा था पहले। फिर हमने ये सेम चीज डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 4 में, जहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी को और मोमेंटम को रिलेट किया था कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से पी स्क्वायर क्या आएगा, यहां से पी स्क्वायर आएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पी स्क्वायर 2m काइनेटिक एनर्जी हो तो यहां से पी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से जो फॉर्मूला क्या बदल गया, लैम्डा जो था अब वो आ गया एच बाई पी। पी की वैल्यू एम वी भी हो सकती है और इस मोमेंटम को मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो 3 फॉर्मूला तो ये बन गए कि सेम वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम में, मास इनटू वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक लास्ट रिलेशन जो हम यहां पे यूज करेंगे अब, मान लिया कि लेट चार्ज पार्टिकल, लेट चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड थ्रू potential v, potential v from rest, from rest।
ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, फर्स्ट टाइम चैप्टर 2 में था, फिर 4 में किया, अब दोबारा कर रहे हैं। जैसे कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे लेट्स एक चार्ज पार्टिकल था, का चार्ज क्यू है, और दो रीजन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और मान लो ये प्लस था, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कहाँ जाएगा, ये भागेगा माइनस की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मान लिया इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से में से मूव करेगा, तो यहां से लेके यहां तक आते हुए इसमें वर्क डन होगा। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल, वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल, वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी वैसे। तो वर्क डन क्या आएगा, वो आएगा क्यू और डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ जहां से निकलेगा। तो यहां से लेके यहां तक वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव कर रहा है। जब वो इसके बीच में मूव करेगा तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो वर्क डन क्या होगा, क्यू वी। तो जिस मोमेंट पे चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, मान लो यहां से बाहर निकल गया, अब इसके बाहर पोटेंशियल नहीं है। जब इसके बाहर पोटेंशियल नहीं है तो यहां पे इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो यहां इसमें कौन सी एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। जो सारा वर्क डन था वो सारा वर्क डन इसमें किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ कि जो भी वर्क डन था, दिस वर्क डन विल स्टोर इन पार्टिकल, किस फॉर्म में, एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो किसके बराबर है, वर्क डन, और वो किसके बराबर है, क्यूवी। तो क्या मैं इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, क्यूवी से, जहां पे v क्या है, v वो पोटेंशियल है जिसको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है। अब तुम लोग इसको मतलब क्या है, देखो मान लिया मैंने यहां से, ये मेरा टाइम 0 है और ये मेरा टाइम t है, मुझे इसके बीच में मेजरमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे एंटर हुआ तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी के ई, बट क्वेश्चन ये है इसमें इस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कहां से आई। तो उस काइनेटिक एनर्जी आने के लिए उससे पहले ये किया गया, वो रेस्ट पे था, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास किया, उसने एनर्जी गेन की, और जब वो यहां तक पहुंचा उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। बट ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, इसी वर्क डन की वजह से आई। तो ये वर्क डन था वो कितना हमारे पास, क्यूवी। तो मैंने इस क्यूवी को मैं यहां लिख सकता हूं। तो लास्ट में बस क्या आएगा फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और h अपॉन अंडर रूट 2m जो काइनेटिक एनर्जी है इनटू क्या आ गया, qv। तो मेरे पास जो है इस पूरे टॉपिक का जो फॉर्मूला है एक, वो ये है। अब ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन भी है कि प्रूफ करो जो वेवलेंथ है वो इतनी आती है इन टर्म्स ऑफ क्या, अप्लाइड पोटेंशियल 2m qv। और आप देखोगे, आप पेज टर्न करो, चैप्टर 4 पे जाओ, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। वहां पे हमने रेडियाई का रेशियो निकाला था। जब पार्टिकल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं परपेंडिकुलर, तो उनकी रेडियस का रेशियो निकालने के लिए से 4 फॉर्मूले आए थे। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आप वो टॉपिक करो, आपका ये वाला टॉपिक 90% हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएंगे, दो चार्ज पार्टिकल हैं वो सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, तो बताओ लैम्डा का रेशियो क्या होगा। अब जब मोमेंटम सेम है तो लैम्डा क्या आएगा, 1/1। दो चार्ज पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम है तो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। दो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, बस स्क्वायर रूट आ गया। दो चार्ज पार्टिकल हैं उनका पोटेंशियल सेम है, तो किस पे कर रहा है फिर, मास पे और चार्ज पे। तो ये सारे क्वेश्चन सेम हैं जो हमने पहले कभी किए हुए हैं, ठीक है। ये ले क्वेश्चन में मैंने छोड़े हैं कल के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। आज हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं इसी के साथ साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, यही है जो इसका जो लॉजिकल पार्ट है पूरे टॉपिक का, डिब्रोहाइपोथेसिस का, वो यही है। ये फॉर्मूले हैं, सारे क्वेश्चन इसी से करने में बस।
जो कुछ भी आएगा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन, सब यहीं से आएगा। ठीक है, तो मेरा जो आज का काम है वो सिर्फ ये वाला पार्ट रिलेट करना है, H/2m⁴V। अब ये जो पार्ट है 2m⁴V, ये पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए जनरली। ठीक है, अब हमने जो टॉपिक था पहले यहाँ क्या था, ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे क्या चेंज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन का पुट कर दिया, तो वैल्यू किसकी आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट पे क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, तो नहीं, तो हम एक और बीच में स्लाइड ऐड कर देते हैं। अब देखो वो शॉर्ट में ही है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, या सॉरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जो जनरल फॉर्मूला है वो है H/2m⁴V, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा आएगा H डिवाइड बाय √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और इनटू क्या आएगा, V। तो लैम्डा H की वैल्यू 6.6 -34 डिवाइड बाय √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 -31। जो वैल्यू भूल जाओ, बोर्ड में जाओगे पहले ही पेज पे सब गिवन होगा। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेंट हमेशा गिवन होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। याद है अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो, बट हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा है कि मोस्टली बच्चों को याद होते हैं, जो भी अच्छे नंबर ला रहे हैं उसको याद होते हैं। ठीक है, पता नहीं कैसे पर याद होते हैं, हमारा मतलब ना याद करने में बड़ा जोर होता है। तो अपने आप ही, हालांकि सीबीएसई देती है पहले ही पेज पे सारे क्वेश्चन गिवन होंगे, लेकिन जिस बच्चे ने हर चैप्टर के 10 15 50 60 क्वेश्चन कर रखे हैं उसको अपने आप हो जाएंगे, इसमें है ही क्या याद करने को। ठीक है, हो जाता है याद। और इनटू क्या चल रहा है, इनटू वी चल रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने के बाद, ये सारा सॉल्व करने के बाद एक सिंगल सा फैक्टर आता है 12.27, और नीचे बचा है सिर्फ √V, और ये है एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए मतलब अलग से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम अलग से सॉल्व करते थे। हमने जो YDSC सीखा है, याद है ना, वेव में हमने सीखा था YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन पे भी किया गया है, ये शो करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। और जब ये शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ निकल के आती है कहां से, उस पार्टिकल से, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और मैं इसको फिर रिलेट करता हूं डिफ्रैक्शन से, वेव ऑप्टिक्स की वेवलेंथ से। वहां जो निकलती है वेवलेंथ और जो यहां से निकलती है वेवलेंथ, वो एग्जैक्ट सेम आती है। तो वो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो वेव नेचर भी होता है। बट वो जो टॉपिक था पूरा, वो इसका नाम था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसी चैप्टर में था पहले, वो हट गया टॉपिक। ठीक है, तो ये हम वहां पे रिलेट करते थे, लेकिन अब वो है ही नहीं वहां पे, तो सिर्फ ये आधा बचा है, बस हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है, लैम्डा। ठीक है ना, तो अब ये आसान सा है पार्ट। अब हम 3-4 ग्राफ देखते हैं, फिर छुट्टी करेंगे हम। क्लियर है यहां तक, चलो 3 ग्राफ हैं, 3 ग्राफ आप बता दोगे मुझे खुद ही। ठीक, तो 2 ग्राफ यहां करते हैं। पहला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ, देखो लैम्डा का जो फॉर्मूला है फिर से H/√2m⁴V, ये लैम्डा है। तो पहला जो ग्राफ है वो है लैम्डा वर्सेस वी। लैम्डा का और वी का कैसा रिलेशन है, तो अगर आप देखोगे तो मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V। तो V बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, बताओ। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर V को बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों का कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो इनवर्स रिलेशन कैसे आते हैं। ठीक है, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ है, सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ है लैम्डा वर्सेस √V, लैम्डा वर्सेस √V। तो वो भी क्या है, ये है √V और ये है लैम्डा। तो क्या आएगा, लैम्डा वर्सेस √V। √V अगर बढ़ेगा, √V अभी भी नीचे है ना, तो √V को इंक्रीज करोगे तो लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है,
अब आपको डाउट आए तो रूट वी वाले में और वी वाले में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, किसकी पावर ज्यादा है, रूट वी में या वी में? यहाँ पावर यहाँ वी है, वहां रूट वी है, पावर ज्यादा कहाँ पे है? वी में पावर ज्यादा, ये 1 है और वो हाफ है। जितनी ज्यादा पावर होती है वो ग्राफ उतना जल्दी नीचे आता है। तो मैं दोनों को एक साथ बनाऊंगा, ये हमने पहले भी सीखा था, एक बार देखो। वैसे जैसे कोई बोले कि एक ग्राफ है एक्स, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स क्यूब, जितनी पावर बढ़ाओगे उतना ग्राफ क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो दो ग्राफ ही हो गए। अगर डाउट है कि रूट वी समझ में नहीं आ रहा कैसे है, तो मान लिया मैंने रूट वी को लेट से वाई है, रूट वी है ना, रूट वी को मान लो मैंने जेड मान लिया, तो इसका मतलब है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट वी था ना, तो क्या आएगा ये 1/जेड। तो रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। अब तुम यहाँ जेड लिखो, रूट वी लिखो, बात तो सेम ही है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स। तो वी और रूट वी तीनों के साथ, मतलब दोनों के साथ इनवर्स है, तो ग्राफ कैसा आएगा, वहां पर चेंज होगा, मतलब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो ये ग्राफ है, ठीक है। तीसरा जो ग्राफ है, थर्ड ग्राफ, लैम्डा वर्सेस वी, फिर रूट वी, और थर्ड है लैम्डा वर्सेस 1/रूट वी, पूरा 1/रूट वी एक साथ, ठीक है। कर दे चेंज कर दे। तो अगला है, थर्ड है, फिर से लिखा लैम्डा, लैम्डा होता है h अपॉन √2m⁴v, इसको लिखा h अपॉन √2m⁴, और 1/√v अलग से है। यहां से मुझे दिख रहा है कि लैम्डा और रूट वी आपस में, v इनवर्सली है, रूट वी इनवर्सली है, लेकिन 1/√v क्या है? कोई बोले लैम्डा और वर्सेस 1/√v बनाओ, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? क्योंकि ये लैम्डा इस 1/√v के साथ, ये दोनों डायरेक्टली है, हम v नहीं बोल रहे, हम 1/√v बोला। अगर 1/√v बढ़ेगा पूरी वैल्यू, तो लैम्डा भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अभी कुछ साल पहले ये तीनों ग्राफ एक साथ एक ही पेपर में आए थे, 1 मार्क्स के अंदर 3 सेट थे, तीनों सेट में एक ही ग्राफ था, एक में v था, एक में रूट वी था, और एक में 1/√v था, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि तीनों ग्राफ, मतलब आपको बस ड्रॉ करने हैं कि रिलेशन कैसा होता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि आपको ये ग्राफ दे रखा है ऐसे बना हुआ, वो क्वेश्चन बोलता है इसका स्लोप क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। स्लोप कैसे निकालोगे, यहां पे स्लोप कैसे निकालोगे? यहां जो स्लोप आएगा, स्लोप होता है y वेरिएबल डिवाइड बाय x वेरिएबल। y कितना है, लैम्डा, x कितना है 1/√v, ये वैल्यू निकालनी है, लैम्डा, और जो x वेरिएबल था 1/√v, उससे डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो 1/√v था, इसको नीचे लेगा लैम्डा के, तो देखो यहीं से लैम्डा और 1/√v नीचे ले गए, क्या आएगा ये h अपॉन 2m⁴। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m⁴। एक बार क्वेश्चन आया है कि इसका स्लोप क्या देगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया है, मतलब उसमें पूछा हुआ है कि इस ग्राफ का यूज करके आप मास या चार्ज कैसे निकालोगे। इस ग्राफ का यूज करके हम किसी चार्ज पार्टिकल का मास और चार्ज कैसे निकालेंगे। तो मैंने पहले स्लोप निकाला, ठीक है। तो एक तो पार्ट ये हो गया, यहीं पे ये सेपरेट क्वेश्चन है स्लोप निकालने तक का। फिर इस स्लोप का यूज करके मैं अब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्लोप का स्क्वायर क्या आएगा, स्लोप का स्क्वायर आएगा h² डिवाइड बाय 2m⁴। क्या आएगा, h² बाय 2m⁴। मान लो आपको यहां से चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना आएगा, h² बाय 2m, और स्लोप स्क्वायर, और यहां से मास कितना आएगा, h² अपॉन 2 और q और स्लोप स्क्वायर। तो स्लोप का यूज करके मैं उसका मास या चार्ज निकाल सकता हूं। ये अलग से 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखो
कितने सारे क्वेश्चन होंगे? एक क्वेश्चन है ग्राफ बना के दिखाओ, एक क्वेश्चन है स्लोप क्या आएगा, एक क्वेश्चन है स्लोप का यूज करके क्या निकाल सकते हो, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि अगर आपको ऐसे दो लाइन दे दें, ये भी कोई एक लाइन है ना, आपको एक लाइन यहाँ ओ बना के दे दें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे पूछेगा कि दोनों के मास और चार्ज में क्या रिलेशन आएगा। ये लिखो पहले, फिर करते हैं। इसको लिखो पहले, फिर देखते हैं क्या आएगा। ये सब आसान पार्ट है। फर्स्ट बुक के कंपैरिजन में ये सब बहुत आसान है, क्योंकि डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, आ, वो क्वेश्चन अभी एक रोजरी स्कूल के पेपर में आया, सेम क्वेश्चन स्लोप निकालने वाला। मतलब एक क्या तुम देखोगे, तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट बेस ही आते हैं, ठीक है। PYQ टाइप थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा थोड़ा बहुत, पर एग्जैक्ट सेम तो मतलब आता भी नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां तक है ना। चलो, अब अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी स्लाइड पे है ऑलरेडी, मतलब हमें बस ये यूज करना है, कुछ हमें अलग से यूज नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m वर्सेस 1/√v। तो मास वर्सेस 1/√v बनाना है। तो मैंने अभी जो पूछे पूरा यूज किया है कि लैम्डा कितना आता है, h/√2m/v। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू √v है। तो ग्राफ कैसा आएगा, लैम्डा वर्सेस 1/√v ग्राफ। ये पूरा इस पूरे के साथ डायरेक्टली है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर पूछ रहा है Provisa, how does this graph gives us the information regarding the magnitude of charge of particle? सेम कि अब मैं इसका क्या निकालूंगा यहां से, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है y वेरिएबल विच इज लैम्डा डिवाइड बाय x वेरिएबल विच इज 1/√v। क्या आएगा, यहां से h/√2m³ अलग कर दिया, 1/√v, इसको नीचे ले गए, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास h/√2m³। हमें q निकालना है, तो अभी रूट है तो क्या कर दोगे, अभी किया है पीछे सारा का सारा सेम, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है, सेम। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन काम आपको वही करना है, h² डिवाइड बाय 2m³, और यहां से q कितना आएगा, q आएगा h² डिवाइड बाय 2m और मल्टीप्लाई बाय स्लोप स्क्वायर। सेम क्वेश्चन मास का भी आ सकता है कि आपको चार्ज निकालना है या फिर मास निकालना है, ठीक है। या तो आपको चार्ज निकालना है या फिर आपको मास निकालना है, क्लियर है। तो h² / 2m स्लोप स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। आसान है, कर दें आगे। देखो आगे, दो लाइंस हैं ए और बी, उनका लैम्डा वर्सेस 1/√v ग्राफ गिवन है, और क्वेश्चन एक चीज लिखी है, v दे रखा है, टू पार्टिकल्स कैरिंग द सेम चार्ज, उनका चार्ज सेम है, और चार्ज सेम है, और बोला है विच ऑफ वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास हाइयर मास स्मॉलर चार्ज हाइयर चार्ज। अगर मास सेम दे देंगे तो ये 3-4 ही क्वेश्चन यहाँ बनते हैं जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, अब इस वाले पार्ट में क्या करोगे, पहले स्लोप निकाला कि मैं अगर मुझे ए और बी को कंपेयर करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होगा, फिर मुझे यूज करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लैम्डा इज गिवन बाय h डिवाइड बाय √2m³v, जो आएगा 2m³ अलग कर दिया, 1/√v अलग कर दिया, स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा डिवाइड बाय 1/√v, क्या आएगा, h डिवाइड बाय √2m³, क्या आएगा, h/√2m³, ये स्लोप आ गया।
अब किसका स्लोप ज्यादा है, यहां हमें आंसर करना है किसका मास कम या ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा स्लोप का मास के साथ क्या रिलेशन है। अगर क्वेश्चन में चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता तो मैं फिर आंसर नहीं कर सकता था, क्योंकि स्लोप मास पे और चार्ज पे दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एच तो कांस्टेंट है। तो जब तक मुझे चार्ज नहीं पता होगा तब तक मैं स्लोप का यूज करके ये नहीं बता सकता किसका मास कम या ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्यू सेम है और एच भी सेम ही है तो कांस्टेंट ही है। तो स्लोप का और मास का क्या रिलेशन है, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। स्लोप क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब ये 1/√m के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब स्लोप ज्यादा है तो मास क्या आएगा, कम आएगा। तो किसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, किसका, बी का। तो इंप्लाइज हम यहां सब लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो है वो बी का ज्यादा है किससे, ए से। और स्लोप का और मास का क्या रिलेशन है, इनवर्स। स्लोप ज्यादा आएगा तो मास ऑफ बी क्या आएगा, कम आएगा किससे, ए से। तो बी जो है वो लाइटर है और ए जो है वो हैवी है। क्लियर है, ठीक है, एक क्वेश्चन ही हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनते हैं इस ग्राफ पे। और लैम्डा जो फॉर्मूला है, अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं किए हैं कि आपको दो चार्ज पार्टिकल गिवन हो और आपको बोले कि बताओ इनके लैम्डा के रेशियो वगैरह क्या होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो काम हमारा नेक्स्ट क्लास का है। ये हमने सब कर लिया। और एक लास्ट क्वेश्चन कर दें इसको चेंज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन 11th क्लास का ही कह सकते हैं, 12th का रोल कम है इसके अंदर। एक पार्टिकल है मास m का और वो इनिशियली कहाँ है, रेस्ट पे है, ठीक है। इट डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी क्या है नहीं पता, नॉन जीरो है, वो 1 से 2 में टूट गया, ठीक है। जब वो 1 से 2 में टूटेगा वो अपने आप टूटा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। ये हमने पहली बार कब सीखा था, जब हमने एक एग्जांपल लिया था रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला। एक शॉट फायर करो तो जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी गन कहां जाती है, उसके अपोजिट जाती है, क्यों, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अगर मैं सेम अगर लॉजिक यहां पे लगाऊं कि जो मोमेंटम इनिशियल था वो किसके बराबर होगा, मोमेंटम फाइनल के, यही होगा ना। एक मास था m जिसकी वेलोसिटी 0 थी, ये मास m से ये टूटा 2 में, एक मास गया मान लिया इधर m1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है v1। तो एक तो हमें ये बताना है कि दूसरा कहां जाएगा, ठीक है, और उसके मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा। तो इनिशियल और फाइनल क्या होंगे, सेम। इनिशियल क्या आएगा, मास इनटू 0, और फाइनल में दो पार्टिकल हैं, एक m1 और एक m2। मान लिया पहले वाले का मोमेंटम p1 और दूसरे वाले का p2। तो ये m इंटू 0 है तो p1 प्लस p2 कितना आ गया, p1 प्लस p2 0 आ गया। तो p1 क्या आएगा, माइनस ऑफ p2। यही हमने 11 में सीखा हुआ है कि कोई चीज अगर रेस्ट पे है और वो दो में टूटती है, अगर वो दो में टूटती है तो क्या होगा, दो में टूटने से उनका जो टोटल मोमेंटम है तो कंजर्व होता है। और ये माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है जिस डायरेक्शन में पहला पार्टिकल जाएगा दूसरा उसके अपोजिट जाएगा। तो अगर पहला जा रहा है इधर, दूसरा कहां जाएगा, दूसरा एग्जैक्ट अपोजिट मूव करेगा। ये तो बेसिक है 11th क्लास का कंसेप्ट। यही रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है कि अगर आप एक शॉट फायर करोगे बुलेट आगे जाएगी तो गन कहां आएगी, पीछे आएगी, क्यों, दोनों हमेशा अपोजिट मूव करेंगे। अगर कोई चीज रेस्ट पे ब्रेक मतलब क्या होती है, उसका मतलब रेस्ट से दो में टूटती है, ठीक है। तो मोमेंटम तो सेम आ रहा है। माइनस का मतलब सिर्फ यह है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। कोई बोले इन दोनों का मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन है, सेम है या अलग है, सेम है अलग है, सेम है। तो मैं क्या यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि P1 जो है वो किसके बराबर है, P2 के। P1 किसके बराबर है, किसके बराबर है, P2 के। मतलब दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम है,
क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों पार्टिकल की वेवलेंथ का रेशो क्या होगा। अब देखो लैम्डा जो है वो h/p होता है, लैम्डा होता है h/p। मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। जब मोमेंटम सेम है तो लैम्डा भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या यहां से आप लिख सकते कि एज जो p है वो सेम है, क्वेश्चन में p1 और p2 बराबर हैं, तो λ1 बाय λ2 कितना आएगा, 1 आएगा। रेशो कितना आ गया, 1। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे इतना सब नहीं समझाना होता, बस रिलेट किया है समझाने के लिए कि आएगा 1 कैसे आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था पहले, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में बन सकता है कि अगर दो पार्टिकल ऐसे ब्रेक होंगे उनके मोमेंटम का रेशो क्या आएगा। जब एक से दो बनते हैं तो दोनों के मोमेंटम हमेशा सेम आते हैं, ठीक है। क्यों, जो मोमेंटम पहले था वही बाद में था, पहले अगर 0 है तो बाद में 0 आएगा, बाद में 0 तभी आ सकता है जब दोनों क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। आई थिंक इतना ही आज की क्लास में। तो एक और है, चलो इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ये लास्ट है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता पेपर के अंदर, बट ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो कंपटीशन के अंदर भी आ जाते हैं आसान वाले पोर्शन के अंदर। व्हाट इज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मुझे डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा कितना था, अभी लिखा था, काफी पहले लिखा था शायद, है ना। सॉल्व करने के बाद ये देखो तो ज्यादा ही पीछे आ गए हम, तो पूरी क्लास ही खत्म हो गई। कहाँ मिस कर दिया हमने, हमने मिस कर दिया क्या। अब यार ये सब कट करना पड़ेगा, ये है, हमने देखा था वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आती है वो कितनी आती है, 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। कितनी आती है, 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, जो किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे। तो अब क्या करना है आपको, बस लैम्डा लिखा, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन में गिवन है रूट वी कितना है, इस क्वेश्चन में गिवन है रूट वी की वैल्यू कितनी है, 100। तो ये आएगा बाहर कितना आएगा, 10, और एंगस्ट्रॉम में है तो लैम्डा कितना आएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है कि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो सही है, आसान सा क्वेश्चन है ये। इसके साथ आज की हमारी जो क्लास है वो भी खत्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, जो हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है। हमारा सब हो गया, उसमें भी हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमारी थ्योरी खत्म हो गई है। हमें बस इसी टॉपिक के जो हमने आज किया है इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और 2-4 क्वेश्चन हैं जो मिक्स हैं, जहां पे हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिलेट करेंगे आपस में, ठीक है। तो आई थिंक हमें 1-1.25 घंटा लगेगा और हम वाइंड अप कर देंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।